तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन के सभी दोस्त मारे गए, लेकिन उसने टीएनजी पिल कंज्यूम करने की वजह से यूशिन की कल्टीवेशन इम्प्रूव हो चुकी थी। तो उसने ग्रेट एम्परर का जबरदस्त मुकाबला किया, जिसमें शुआनयुआन सोर्ड भी यूशिन का साथ देती है। दरअसल ये एक इमॉर्टल वेपन थी, जिसके चलते यूशिन ने ग्रेट एम्परर को बैटल में हरा कर खत्म कर दिया। मगर ये लोग खुशियां मना पाते उससे पहले एक और हेवनली डीमंस का ग्रेट एम्परर वहां पर अपीयर होने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लैक लोटस ग्रेट एम्परर को देख पाते हैं, जो कि वहां आते साथ ही यूशिन से कहने लगा कि कितने अफसोस की बात है, मेरा दोस्त द ग्रेट एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल था, मगर वो तुम्हारी जैसे एक मामूली सी कुआसी हेवनली रल्म वाली कल्टीवेटर के हाथों मारा गया। आखिरकार तुम्हारी जैसा कचरा उसे सप्रेस कैसे कर पाया। और इतना कहते साथ ही उसने यूशिन पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया था। ब्लैक लोटस एम्परर कह रहा था कि मेरे ख्याल से अब पर्सनली मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस ग्रेट डाचू को कॉन्कर कर पाएंगे। और इतना कहते साथ ही ब्लैक लोटस एम्परर ने अपनी पावरफुल एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज करना शुरू कर दिए। अब ब्लैक लोटस एम्परर को यहाँ देखते साथ ही बाकी जिंदा बचे डीमंस काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ब्लैक लोटस यहाँ पर खुद आई है। अब तो यूँ समझ लो कि ग्रेट डाचू को डिस्ट्रॉय होने से और कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद इस सभी डीमंस जोर जोर से चिल्लाते हुए ब्लैक लोटस का वेलकम करने लगे। वहीं पर फेरी डोंगफेंग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो यूशिन से कह रही थी कि तुम एक और ग्रेट एम्परर को हरा नहीं पाओगे, तुम्हारी इंजरीज ऑलरेडी सीवियर है। हम इस एम्परर को डाचू में असेंड नहीं होने दे सकते, फिर तो डाचू को कोई भी बचा नहीं पाएगा। जल्दी से डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि उनका डिसेंडिंग रिचुअल डिस्टर्ब हो जाए। वहीं पर यूशिन ने भी नोटिस किया कि ब्लैक लोटस एम्परर तो पहले वाले एम्परर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो ब्लैक लोटस से कहने लगा कि चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन तू हमारे डाचू में डिसेंड नहीं हो पाएगा। वेल यहाँ पर यूशिन ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था। उसने थोड़ी देर पहले ये ग्रेट एम्परर को हरा दिया था और वो अभी तक चैन की सांस नहीं ले पाया था, और तब तक एक दूसरा एम्परर वहाँ पर पहुँच गया। मगर यूशिन जैसे तैसे अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेता है। भले इस मूव को एक्टिवेट करने में यूशिन की काफी सारी पावर कंज्यूम हो गई थी, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटता। इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर यूशिन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर ग्रेट एम्परर के डीमन पिलर पर जोरदार पंच हिट कर दिया। वेल हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। वेल यहाँ मौजूद डीमंस भी ये देखते हैं कि अब थोड़ी देर में यूशिन इस पिलर को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फटाफट से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो गई। डीमन पिलर तो ऑलरेडी कोलैप्स होना शुरू हो गया था। यूशिन ने देखा कि उसका ये प्लान काम कर गया। वो काफी ज्यादा खुश था कि ब्लैक लोटस इस दुनिया में नहीं आ पाया। वहीं पर डोंगफेंग की भी जान में जान आ गई। वो कह रही थी कि फाइनली हमारा डाचू सेफ है। तो इस तरह से डीमन पिलर के कोलैप्स होने के साथ ही वहाँ मौजूद जो रल्म को ओपन करने वाला डोर था वो भी बंद हो गया। अब डीमंस तो ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और अब हमें सीधे हेवनली डीमंस की दुनिया दिखाई गई। वो डीमंस अपने एम्परर को बता रही थी कि हमारा हेवन रीचिंग डीमन पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब तो ग्रेट डाचू पर दोबारा से अटैक करने के लिए हमें एक बार फिर से 10,000 सालों का इंतजार करना होगा। जब मायरियाड हेवंस में एक नया ग्रेट एम्परर पैदा होगा, तभी जाकर हम ग्रेट डाचू पर अटैक कर सकते। सिर्फ उसी वक्त हम डिवाइन लॉस का इस्तेमाल करके ग्रेट डाचू को लोकेट कर पाएंगे। जो सुनते साथ ही ब्लैक लोटस काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि हमारे डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल हैं, मगर फिर भी एक मामूली से डाचू को हरा नहीं पाए। और अब तुम बता रहे हो कि हमें 10,000 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतना लंबा इंतजार करना होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ग्रेट डाचू और मायरियाड हेवंस के दरमियान जो ट्रांसमिशन पैसेज था वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया। तो इस पैसेज के डिस्ट्रॉय होने की वजह से 100 सालों के अंदर ही एक डिमेंशनल रिफ्ट ओपन हो जाएगी, और जब वो रिफ्ट ओपन होगी तब हमें ग्रेट डाचू में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो बड़ी आराम से हमारे लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। वेल इन डीमंस का टारगेट था मायरियाड हेवंस, यानी कि यहाँ पर कई सारी अलग अलग दुनिया थी जिस पर ये डीमंस हुकूमत करना चाहते। ब्लैक लोटस एम्परर ने तो ठान लिया था कि वो पूरी मायरियाड हेवन पर राज करेगा। वही दूसरी तरफ डाचू में डीमन पिलर की डिस्ट्रक्शन अभी भी जारी थी, जिसके पावरफुल ऑरा से यूशिन काफी पीछे तक पुश हो गया। वहीं पर जितने भी डीमन जिंदा बचे थे वो सबके सब इस ऑरा की चपेट में आकर मारे गए। सो इस तरह से डाचू फाइनली सरवाइव कर गया। उसने कयामत के दिन को टाल दिया था। वहीं पर फेरी डोंगफेंग कह रही थी कि अब हेवन कंसीलिंग एम्परर एरी भी वैनिश हो चुकी, जिसके बाद हम यूशिन को देख पाते हैं जिसने फाइनली चैन की सांस ली। वो कह रहा था कि फाइनली मैंने अपना घर बचा लिया, और इतना कहते साथ ही यूशिन बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। मगर तभी डोंगफेंग
डॉन्गफिंग उसे होल्ड कर लेती है। वो यूशिन को बता रही थी कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की, मैं खुश हूँ कि हमारे पास तुम्हारे जैसा सेवियर था। और उतने में यूशिन बेहोश हो गया। उसने टोटल 9 दिनों तक ग्रेट एम्परर के साथ फाइट की थी, जिसके चलते यूशिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि यूशिन अपने घर पर सोया हुआ है और रोशी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। जब यूशिन की आँख खुली तब वो अपने सामने रोशी को देख काफी ज्यादा खुश हो गया। और अब यूशिन अपने रूम का डोर ओपन करता है। उसके सामने थी टाइशु ड्रैगन, जो कि शुआंग के साथ गेम खेलने में बिजी थे। वहीं पर लिन अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी। उन तीनों ने जैसे यूशिन को देखा वो काफी ज्यादा खुश हो गए, मगर फिर एक ही पल में वो सभी लोग गायब हो गए। यूशिन भी समझ गया था कि ये उसका इमेजिनेशन है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो रोशी से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। जिसके बाद वो सिटी वॉल के पास पहुँच गया। ये जगह पूरी तरह से एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुकी थी। भले यहाँ पर कोई वॉरियर नहीं, मगर उनके वेपन्स अभी भी मौजूद थे। यूशिन तो इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। ग्रेट डाचू को बचाने के लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी। भले ही उसने ये जंग जीत ली, मगर इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसके साथ और कोई नहीं। और उतने में वो मून एम्परर के डिसेंडेंट की अम्ब्रेला को उठा लेता है। वो अपने दोस्तों के इनेट वेपन को पहचान सकता था और उन्हें देखते साथ ही उसे उनकी याद आने लगी। यहाँ पर उसने पूरी सिटी को एक्सप्लोर करते हुए अपने सभी दोस्तों के वेपन्स को कलेक्ट कर लिया और अब वो भारी दिल से उन सभी वेपन्स को एक ट्रिब्यूट देता है। ग्रेट डाचू को बचाने के लिए जितने भी लोग मारे गए थे उन सबको रिस्पेक्ट पेश करने के लिए यूशिन ने मॉन्यूमेंट्स क्रिएट कर लिए। वो हर एक टूम और हर एक वेपन के सामने अपना सिर झुकाकर शुक्रिया अदा कर रहा था उनकी दोस्ती और सपोर्ट के लिए। और अब अपने दोस्तों से अलविदा कहने के बाद वो सीधे फेरी डॉन्गफिंग से मिलने पहुंच गया। वो उनसे कहता है कि आपने बेहोशी की हालत में मुझे हेंग्यू सेक में भेज दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वो जगह शुरू से ही मेरे दिल के करीब है, तो वहाँ जाने के बाद पुरानी कई सारी यादें ताजा हो गई। तो डॉन्गफिंग उससे कहती है कि इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सच बताओ तो मैंने तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ग्रेट डाचू सरवाइव कर पाई। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने अपने सभी लोगों को खो दिया, तो तुम्हारी दिल की हालत क्या होगी। साथ ही तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे जिसके जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो। तो तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो। मुझे जो कुछ भी पता है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। और तभी यूशिन ने उनसे पहला सवाल पूछा कि बताओ हमारे ग्रेट डाचू का मायरियाड हेवन से क्या ताल्लुक है। जिस पर डॉन्गफिंग जवाब देते हुए बताने लगी कि हमारा डाचू कॉन्टिनेंट मायरियाड हेवंस का गेटवे है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये एक हेवनली गेट है। जिसे भी मायरियाड हेवंस में एंटर करना है उसे हमारे ग्रेट डाचू से ही गुजरना होगा। यही एक दरवाजा है जो किसी को भी मायरियाड हेवंस तक पहुंचा देगा। और अगर हेवनली डीमंस के अटैक की बात की जाए तो उनका टारगेट हमारा ग्रेट डाचू नहीं बल्कि मायरियाड हेवंस था। ये सब सुनकर यूशिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आने लगी कि कैसे उन्होंने ग्रेट डाचू के लिए खुद को मिटा दिया। वो लोग एक ऐसी बैटल में मारे गए जो कि ग्रेट डाचू से रिलेटेड थे ही नहीं। और इसी बात से यूशिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फेरी डॉन्गफिंग से कहता है कि मुझे एक बार ड्रैगन लॉर्ड ने बताया था कि ग्रेट डाचू की अपनी एक साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है, यानी कि यहाँ के हर एक बंदे को रीइंकार्नेट होने की ब्लेसिंग थी। तो यूशिन डॉन्गफिंग से पूछने लगा कि मेरे सभी दोस्त ग्रेट डाचू में ही मारे गए, तो क्या वो लोग दोबारा से यहाँ पर रीइंकार्नेट हो पाएंगे। वेल यहाँ पर यूशिन ने ये सवाल कई सारी उम्मीदों के साथ पूछा था। वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। तो डॉन्गफिंग उसे बताती है कि हाँ उन लोगों के रीइंकार्नेट होने के चांसेस है। अब ये सुनते साथ ही यूशिन को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। डॉन्गफिंग उससे कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक मेमोरी लॉ टेक्निक सिखाने वाली हूँ। उसकी मदद से तुम उन सभी लोगों की मेमोरीज और पास्ट लाइफ को रिस्टोर कर पाओगे। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें उनके रीइंकार्नेशन के लोकेशन को ढूंढना होगा। एक बार वो लोग तुम्हें मिल जाए फिर तुम बड़े आराम से उनकी मेमोरीज को रिस्टोर कर पाओगे। जो सुनते साथ ही यूशिन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो एक्साइटेड होकर डॉन्गफिंग से पूछ रहा था कि क्या मेरे सभी दोस्त वापस आ सकते हैं। जिस पर डॉन्गफिंग कह रही थी हाँ वो लोग वापस तो आ जाएंगे, मगर ग्रेट डाचू की रीइंकार्नेशन साइकिल काफी अजीब तरीके से काम करती। इस बार कई सारे कल्टीवेटर्स मारे गए जिसकी वजह से रीइंकार्नेशन साइकिल भी डैमेज हो चुका। ये सुनते साथ ही यूशिन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। डॉन्गफिंग उसे बता रही थी कि सभी लोग रीइंकार्नेट होंगे, मगर वो ग्रेट डाचू में ही रीइंकार्नेट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इनमें से कई सारे लोग मायरियाड हेवंस में भी रिबॉर्न हो सकते और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कई
सारे लोग हेवनली डीमन realm में ही रीइंकार्नेट हो जाएं। यानी कि तुम अपने पुराने दोस्तों से एक साथ तो मिल नहीं पाओगे। खैर ये तो हो गई रीइंकार्नेशन साइकिल की बात। अब यहाँ पर उसके अलावा भी एक और मसला है। हमारे ग्रेट डाचू की ये दुनिया स्पिरिचुअल पावर हासिल करने के लिए मायरियाड हेवंस पर ही डिपेंड है। हजारों सालों से हम उन्हीं मायरियाड हेवंस से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर हासिल करते गए, मगर इस बार मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया। जब हेवनली डीमंस ने हमारी दुनिया पर अटैक किया था, तब मुझे मायरियाड हेवंस को बचाने के लिए पैसेज को ब्रेक करना पड़ा। अगर मैं उस पैसेज को डिस्ट्रॉय ना करती तो सारे के सारे डीमंस मायरियाड हेवंस में चले जाते और फिर वहाँ पर भी हमारी जैसी ही तबाही मच जाती। इसलिए मुझे उस पैसेज को ब्रेक करना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो गाइस, यहाँ पर ग्रेट डाचू का मायरियाड हेवन के साथ जो भी कनेक्शन था वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया। यानी कि अब ग्रेट डाचू में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं मिलेगी और इसी वजह से कुछ ही सालों बाद ग्रेट डाचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फेरी डोंगफिंग तो इसी चीज की वजह से काफी ज्यादा मायूस थी, मगर यूशिन उससे कहता है कि हमारी दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। जिस पर डोंगफिंग बताने लगी कि इसका बस एक ही तरीका है, तुम्हें स्पेशल ब्लैक होल ओपन करके मायरियाड हेवंस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर तुम्हें एक पावरफुल बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि ग्रेट डाचू को लोकेट करके ये पैसेज दोबारा से रीओपन करवाए। तो यूशिन तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो कहता है कि डाचू को बचाने का मैं एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, मगर डोंगफिंग उसे आगाह कर रही थी कि स्पेशल ब्लैक होल एक्सट्रीमली खतरनाक हो सकते। अगर तुमने उसमें एंटर किया तो हो सकता है तुम हमेशा के लिए उसी में खो जाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम 100 सालों तक ट्रैवल करने के बावजूद भी मायरियाड हेवंस तक पहुंच ना पाओ। सो गाइस, कुल मिलाकर बताया जाए तो ग्रेट डाचू को बचाने के लिए यूशिन को बहुत बड़ी रिस्क उठानी पड़ेगी। मायरियाड हेवंस को तो हेवनली डीमंस भी ढूंढ नहीं पाए, तो अब यूशिन इस हेवन की तलाश कैसे करेगा ये देखने लायक होने वाला है। यानी कि आगे चलकर ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वहीं पर सीनियर डोंगफिंग उससे कह रही थी कि बस तुम्हारी वजह से डाचू सरवाइव कर पाया, इसलिए अब मैं तुमसे और एहसान नहीं मांग सकती और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम स्पिरिचुअल पावर को हासिल करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालो। जिस पर यूशिन कह रहा था कि ग्रेट डाचू मेरा घर है, तो इसे बचाने के लिए मैं हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा डाचू को बचाने का मेरे पास एक और रीजन है। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरी सारी यादें यहीं पर मौजूद थी, तो मैं अपने दोस्त और अपनी फैमिली की खातिर मायरियाड हेवंस में जरूर जाऊंगा। मगर इस मिशन पर जाने से पहले मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं हेवनली कोर्ट को दोबारा से रिबिल्ड कर सकूं। साथ ही मुझे ग्रेट डाचू को भी रिस्टोर करना है। इन सारे कामों को करने के लिए कुछ सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ये पूरा हो जाए मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो डोंगफिंग भी इसके लिए राजी हो गई। वो यूशिन से कह रही थी कि तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें एडवांस में ही बना के रखूंगी ताकि इस सफर में वो तुम्हारे काम आ सके। अब यूशिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी डोंगफिंग उससे कहने लगी, कह रही तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल हाउटियन शुआनजेन तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। उस वक्त तुम्हारे पास अर्थ स्पिरिट वेन मौजूद थी, तो इस वेन की वजह से तुम किसी के साथ भी अपनी ब्लड लाइन को मर्ज कर सकते थे और इसी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगी, भले ही हाउटियन शुआनजेन तुम्हारे असली फादर नहीं थे, मगर उन्होंने तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार किया। भले यहाँ पर यूशिन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि फाइनली मुझे मेरे फादर मिल गए। खैर ये सारे मसले हमारे हाथ में नहीं होते। अगर आज हाउटियन जिंदा होते तो शायद मैं उन्हें कभी ये बात नहीं बताता। और इतना कहते साथ ही वो सीधे हेवनली कोर्ट की तरफ रवाना हो गया। पहले तो इस हेवनली कोर्ट में काफी ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर बस खामोशी है और यही खामोशी यूशिन को सताने लगी। वो अपने दोस्तों और फैमिली को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। इनफैक्ट ये बात तो रोशी को भी अच्छी नहीं लगी। वो यूशिन से पूछ रही थी कि बड़े भाई ये सारे लोग कहाँ चले गए, यहाँ पर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। अब यूशिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस छोटी बच्ची को क्या जवाब दे, तो वो उसका लाड़ करते हुए कहने लगा कि मेरी जान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों में वो सभी लोग वापस आ जाएंगे और ये पैलेस दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। अब ये सुनते साथ ही रोशी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वेल यहाँ पर यूशिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब अगर उसे हेवनली कोर्ट को दोबारा से रिबिल्ड करना है तो उसे कई सारे कल्टीवेटर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मॉर्टल रेल्म में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कल्टीवेशन कर सकते थे। लेकिन फिर उसे याद आया कि जो भी लोग रीइंकार्नेट होंगे वो पहले ही ऑलरेडी कल्टीवेटर्स थे, यानी कि यूशिन को बस उन्हें लोकेट करके उनकी मेमोरीज को रिस्टोर करना पड़ेगा और फिर वो अपने आप प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। साथ ही दूसरे कल्टीवेटर्स के मुकाबले उनकी स्पीड काफी ज्यादा गजब होगी। यूशिन कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि सीनियर डोंगफिंग ने मुझे मेमोरीज को रिस्टोर करने की टेक्निक सिखा दी। अब तो बस मुझे उन सभी के रीइंकार्नेट होने का इंतजार रहेगा।
वेल यहाँ पर रोशी समझ नहीं पा रही थी कि उसका बड़ा भाई अचानक से इतना खुश कैसे हो गया, मगर यूशिन दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा था कि मैं उनकी मेमोरीज को तो रिस्टोर कर लूंगा, मगर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और उतने में यूशिन को याद आ गया कि उसके पास एल्डर जाओई ने दी हुई जाओटियन एवोल्यूशन टेक्निक है। तो यूशिन ने एल्डर जाओई ने दिए हुए आर्टिफैक्ट को फटाफट से बाहर निकाल लिया, जो कि टॉर्टोइज आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता था। अब उसे टच करते साथ ही वो आर्टिफैक्ट कई सारे टुकड़ों में बट गया। तो यही तरीका था जिसकी मदद से यूशिन अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई कर पाएगा। उसे तो बस अब इंतजार है अपने दोस्तों के दोबारा से रीइंकार्नेट होने का। अब ऐसे ही कई दिन, महीने और साल बीतते चले गए और हमें सीधे 10 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेवनली कोर्ट में कई सारे बच्चे पहुँच गए। वेल सभी लोग पहले जन्म में यूशिन के दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने डाचू को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, मगर अब ये लोग रीइंकार्नेट हो चुके हैं। वेल बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उनमें से एक कहता है कि हमें जल्दी से अरीना में पहुँचना होगा। मैंने सुना था कि हमारे होली मास्टर यूशिन ने अपनी कल्टीवेशन रैल्म को ट्रू यांग रैल्म पर सप्रेस किया है, तो आज हमें उनके साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। और अब हमें हेवनली कोर्ट के अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे बच्चे यूशिन का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहला तो एल्डर यांग डिंगशियान ने ही यूशिन को चैलेंज किया, मगर यूशिन ने बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते साथ ही क्यू भी उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर देते हैं, जिसे यूशिन ने डॉज कर लिया। वहीं पर एल्डर पांगो और जूफो ने भी हवा में छलांग लगा दी थी। वो दोनों भी अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए उससे 2 बॉल क्रिएट कर लेते हैं और फिर उन्होंने उसी को यूशिन पर रिलीज कर दिया, मगर यूशिन उन दोनों पावर्स को मिलाकर उसी से यांग और की ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों भी नीचे पटक गए। बेचारे यांग डिंगशियान तो कराहते हुए बता रहे थे कि मेरी तो तशरीफ पर जोरों की चोट लगी है। यूशिन, तूने जानबूझकर हमारी पिटाई की। फिलहाल हम कमजोर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हमारा फायदा उठाए। मेरे ख्याल से ये बात तू भूल गया कि मैं तेरा मार्शल अंकल डिंगशियान हूँ। मगर यूशिन तो जानबूझकर उन्हें उकसा रहा था। उसे तो इन लोगों के मजे लेने में काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। वहीं पर एल्डर पांगो डिंगशियान से कहने लगे कि तू यूशिन का मार्शल अंकल तो था, लेकिन पास्ट लाइफ में, मगर अब तो दोबारा से पैदा हो गया। सो अगर सीनियर के रैंकिंग की बात की जाए तो उस हिसाब से तो यूशिन का मार्शल अंकल नहीं, इनफैक्ट यूशिन ही तेरा मार्शल अंकल बन चुका है। जिस पर डिंगशियान कह रही थी कि चाहे मैं 1000 जन्म ही क्यों ना लूं, रहूंगा तो मैं इस यूशिन का अंकल ही। और अगर तुझे इसमें दिक्कत हो रही तो चला जा अखाड़े में, मैं अभी तेरी धुलाई करके ये बात साबित कर दूंगा कि मैं तेरा भी सीनियर हूँ। जो सुनते साथ एल्डर पांगो ने भी उन पर अटैक कर दिया और इस तरह से सभी डिसाइपल में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी, जो देखकर यूशिन को भी मजा आने लगा। एक लंबे अरसे के बाद हेवनली कोर्ट में दोबारा से चहल पहल होना शुरू हो गई, मगर तभी यूशिन ने देखा कि आसमान में लाइटनिंग अपीयर होने लगी है, तो तुरंत ही इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए रवाना हो गया। वेल यहाँ पर 2 किस्म की एनर्जीज थी, एक तो है इमॉर्टल फायर और दूसरी थी हेवनली थंडर। और यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कौन सा नया मसला खड़ा हो गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।